हाँ भाई, तो नाभिकीय रिएक्टर पूरा हो गया था अपना। ठीक है, उसी में आगे लिखो पहले कोर्स में। हेडिंग लिखो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION। वहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, विखंडन में एक भारी चीज़ थी, उसको अपन ने दो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया था। अब आ गया नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, तो लिखो जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए, हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा है, एक बार सुन लो। जब दो अथवा दो से अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। लाइन चेंज करो, ऊपर वाली जो लिखा भी उसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दो। जो भी अभी आपने लिखा है उसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दो। ठीक है, और नीचे से लिखो संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान कॉमा लगाओ। संलयन करने वाले नाविकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। और यह द्रव्यमान में क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है,
नीचे लिखो उदाहरण, उदाहरण में लिखना दो ड्यूट्रॉनो, दो ड्यूट्रॉनो, ड्यूट्रॉनो ब्रैकेट में लिखो 1s2, दो ड्यूट्रॉनो ब्रैकेट में लिखो 1s2 को संलेत करके एक ट्राइटन, संलेत करके एक ट्राइटन या ट्राइटॉन एक ट्राइटॉन या ट्राइटियम भी बोलते हैं इसको, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, रिएक्शन लिखो। इस रिएक्शन को लिखो। 1H1 को हम कहते हैं प्रोटियम। ठीक है, 1H2 बताया आपको ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन, जो आपको बोलना हो, ड्यूटेरियम बोल दो या ड्यूट्रॉन बोल दो, एक ही बात है। और 1H3 को हम कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है, लिख गया। तो देखो भाई, हेडिंग जो है ना नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न, उसमें क्या है कि हमें दो चीज़ों को जोड़ना है, उनसे थोड़ी सी भारी चीज़ बनानी। बहुत भारी चीज़ तो नहीं बना पाओगे, थोड़ी भारी चीज़ बना पाओगे। तो देखो दो लोग हैं हमारे पास 1s2। ठीक है, पहले हम आपको बता दें समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक सेम रहा है, परमाणु भार अलग अलग रहा है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। एक होता है 1H1 जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, ये लिखा। फिर होता है 1s2 ड्यूटेरियम, भारी जल इसी से बनता है। और तीसरे नंबर पे हमारा होता है 1s3, इसको डी से भी लिख सकते हो 1d2। इसको ट्राइटियम कहते हैं तो 1t3 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, और वो 1H1 से ही होता है वो प्रोटियम, उसको मत लिख देना 1p1, दिमाग लगा दो नहीं तो। ये जरूर लिखे जाते हैं डी से और टी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब दो ड्यूटेरियम को हाई, भाई एक बात बताओ, दो चीज़ों को अगर चिपकाना है, जोड़ना है, तो उनको आप प्रेशर लगाओगे कि नहीं जोड़ने के लिए, और समझ रहे ना, और टेम्परेचर भी हाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब टेम्परेचर हाई होगा दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, और ऊपर से लगा दो प्रेशर, तब वो दोनों चीज़ें जाके एक दूसरे में मर्ज होंगी। यानी कि संलयन करने के लिए, दो नाभिकों को जोड़ने के लिए हमें ज़रूरी है उन पर टेम्परेचर और एक प्रेशर बहुत ही हाई रहे, उच्च ताप और दाब। ठीक है, इन दोनों को हमने नाभिकीय संलयन कराने के लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दे दिया। तो इन लोगों में क्या हुआ, बन गया 1H3। संलयन हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। यहाँ केवल 1 था, चलो 1 है तो H तो रहेगा, नीचे वाले साइड साइड होता ना, तो एक नंबर पे तो हाइड्रोजन नहीं आता। ठीक है, ऊपर का चेंज हो गया, इधर 2 था ना, इनका एक इसमें आ गया। कुछ लोग यहाँ से यहाँ आ गए, मतलब 3 हो गया वो। कुछ लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा ऊपर होती द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या बताती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 2 थे, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 2 थे। रिएक्शन के बाद यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल के कितने हो गए, 3। तो एक तो बना 1H3। अच्छा, बैलेंसिंग करो, 1 और 1 2 था, 1 हुआ अभी खर्च, मतलब नीचे अभी 1 बाकी है। और अगर नीचे 1 बाकी है तो बेटा 1 नंबर पे तो हाइड्रोजन आता। चलो ऊपर देखो, 2 और 2 4, 3 खर्च होगा, 1 बचा, यानी 1H1 जो कि कौन होता है, प्रोटियम। ठीक है, अच्छा, तो जब हमने इनका संलयन कराया, ठीक है, दो हल्की हल्की चीज़ों को जोड़कर एक उनसे थोड़ी सी भारी चीज़ बनाई, संलयन करके एक नया तत्व बनाया हमने 1H3। दो ड्यूटेरियम को जोड़ के एक ट्राइटियम बनाया, जो निकला वो निकाल दिया मैंने, प्रोटियम निकला निकाल दिया। जी, एनर्जी कहाँ से आ गई, फिर वही कंसेप्ट है द्रव्यमान क्षति यानी कि मास लॉस वाला। ठीक है, तो क्या होगा
इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा रहा होगा। जो लोग संलयन कर रहे हैं, जो लोग फ्यूजन करना चाह रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का मास, ठीक है, वो ज़्यादा रहा होगा। और संलयन करने के बाद जो बने उनका मास थोड़ा सा कम रहा होगा। मास का मतलब है द्रव्यमान। छोटी चीज़ों के द्रव्यमान को किसमें नापते हो? 1000 बता चुके कम से कम। AMU एटॉमिक मास यूनिट। जैसे तुम बाज़ार लेने जाते हो जीरा या कुछ भी, ग्राम में लेते हो, किलोग्राम में लेते हो ना, उसी तरह इन सब के द्रव्यमान जो है वो AMU में नापे जाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। तो इनका और इनका जो द्रव्यमान है वो कम रहा। तो फिर भाई गया कहाँ पे? तो जितना वो द्रव्यमान चला गया उस द्रव्यमान से बन गई ऊर्जा। कौन से नियम से बन गई? आइंस्टीन के सापेक्षता नियम से। E = mc²। बार बार भी बता रहे हैं, है ना। तो जितने द्रव्यमान में कमी आई होगी उस द्रव्यमान से एक एनर्जी बनेगी, वही हमें बाहर मिल रही 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हालांकि ज़्यादा नहीं है ये अभी, क्योंकि केवल 2 ही लोगों ने संलयन करा है। मेगा का मतलब तो ठीक है +6 पावर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझते हो ना, 1.6 × 10⁻⁻19। मान लिए कि चलो ये -19 है, +6 है, तो 1.6 10⁻13 हो गया ये जूल में। ठीक है, 10⁻13 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.0013 जीरो लगेंगे। लेकिन बेटा अभी तो केवल 2 तुमने परमाणुओं को मिलाया, ऐसी पता नहीं लाखों और करोड़ों परमाणु मिलेंगे, फिर जब एनर्जी बनेगी तब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी मिल के। और आपको बता दें कि जो सन है, सूर्य है, सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा है, उसकी हीट इतनी ज़्यादा है कि तुम लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होने के बाद भी उसको झेल नहीं पा रहे। यहाँ तक कि अभी सर्दियों में नहीं झेल पा रहे। 1 घंटा खड़ा रहो भी धूप में तो तुरंत भागोगे अंदर की तरफ। तो हम क्या कह रहे हैं, उसमें हीट बहुत ज़्यादा है। और मालूम कहाँ से बन रही वो हीट? यही नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर कोई पूछता है कि सूर्य में जो ऊर्जा का जो स्रोत है कैसे बन रही है उसमें ऊर्जा, सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन, तो यही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य के अंदर भर भर के हमने लगा रखी है। वो क्या है उसमें? हाइड्रोजन और हीलियम, 2 गैसें हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, आपस में मिल जाएगा और हीलियम को बनाएगा। और 2 चीज़ों के मिलने से तीसरा अगर बने उसे अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। और जब संलयन होगा तो प्लस में क्या निकलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा क्या निकल रही? कहे कि जब 2 हाइड्रोजन मिलेंगे उनके द्रव्यमान ज़्यादा रहेंगे संलयन के पहले, और बाद में उनके द्रव्यमान में आ जाएगी थोड़ी सी कमी। और जो कमी हो गई द्रव्यमान में, उसी द्रव्यमान में कहाँ गया वो द्रव्यमान? उसने एक एनर्जी बना दी जो तुम्हें मिल रही। ये देखो ये वाली एनर्जी। समझ आई बात क्या नहीं? तो ये तो केवल हाइड्रोजन की थी। अब जरा हम हाइड्रोजन से हीलियम वाली इक्वेशन लिख रहे हैं, उसको भी लिखना नीचे उदाहरण नंबर 2 में। लिख लो नीचे। इसी प्रकार नीचे लिखो, इस रिएक्शन को लिख लिया ना। एक संलयन से बहुत ज़्यादा नहीं बन रही ऊर्जा, 10⁻13 है, लेकिन जब ऐसे लाखों और करोड़ों अपने संलयन होंगे तब जाके ये जो पावर है ना धीरे धीरे प्लस में आने लगेगी और ऊर्जा जो बनेगी वो बहुत हाई होगी, ज़्यादा ऊर्जा बन जाएगी फिर। ठीक है, इतना बड़ा सूर्य है, सोचो उसमें कितना संलयन होता होगा, जिसमें पृथ्वी मात्र एक डॉट के समान है, एक बिंदु है केवल पृथ्वी सूर्य के लिए। अब अंदाज़ा लगा लो तुम। तो लिखो, इसी प्रकार बनी ट्राइटियम, उदाहरण में लिखना है दूसरा, मतलब ये इक्वेशन लिखने के बाद नीचे से लिखो, इसी प्रकार बनी ट्राइटियम, ब्रैकेट में लिखो 1s3। याद रखो ये हाइड्रोजन में 1h1 को प्रोटियम कहते हैं, अगर ऊपर 2 हो गया तो ड्यूटेरियम बोलोगे, 3 होगा तो ट्राइटियम बोलोगे। तो इसी प्रकार बनी ट्राइटियम 1s3 पुनः किसी ड्यूटेरियम, ट्राइटियम यानी ब्रैकेट में 1s3 पुनः किसी ड्यूटेरियम से संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करती है। ठीक है, एक हीलियम नाभिक का निर्माण करती है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले 2 ड्यूटेरियम मिली तो एक ट्राइटियम बन गया। ट्राइटियम ज़्यादा हैवी है, ये लोग कम हैवी है। यहाँ पे 2 और 1 3 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे 3 और 1 कितने लोग रह रहे हैं? 4। 3 कौन है? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो 1 कौन है? वो इलेक्ट्रॉन। जितना नीचे होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन है और 3 है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को मिला के 3 और 4 लोग हैं इसमें, ये भारी है।
2 और 1 3 लोग हैं तो थोड़ा सा हल्का है, हल्के लोगों ने बड़ा भारी चीज़ बना दी इन लोगों से भारी, बहुत भारी तो वो भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो ट्राइटियम बना ये क्या करेगा, एक और ड्यूटेरियम से रिएक्शन करेगा, और अब क्या करेगा जी, देखो जी 1 और 1 मिला के ये बनाएगा 2। और बेटा दूसरे नंबर पर कौन आता है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के बाद, हीलियम। ऊपर बताओ 3 और 2, अब देखो हीलियम है तो हीलियम का परमाणु का ऊपर की जो द्रव्यमान संख्या है वो सबको पता है कितनी होती है, 4, ठीक है। अब देखो 1 और 1 2 तो नीचे के पूरे खर्च हो गए, ऊपर थे 3 और 2 5, खर्च हुए 4, मतलब ऊपर 1 की कमी है, नीचे कुछ नहीं बचा। और तो हमेशा ध्यान रखो न्यूट्रॉन निकलेगा, हमने आपको पहले भी सिखाया था, 1 प्लस में निकाल दो 0 N1, न्यूट्रॉन निकल गया। जब भी ऊपर बचे हैं तुम्हारे पास देखो 3 2 5 हैं, इधर 4 हैं, तो 1 बचा रहा, 1 न्यूट्रॉन निकाल दो, ठीक है। और प्लस में निकलेगी एनर्जी जो कि है हमारी 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये भी एक नाभिकीय संलयन है जिसमें 2 हाइड्रोजन जो है उनने मिलकर के हीलियम का निर्माण किया। हीलियम भारी है हाइड्रोजन की तुलना में, ठीक है। लिखो इसको। और एनर्जी कितनी निकलती, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी लिखो ये नीचे वाली रिएक्शन। हो गया। अब लगाओ नीचे जरा नोट, NOT। NOT नोट लगाओ, उसमें लिखो भारी हाइड्रोजन के नाविकों, भारी हाइड्रोजनों के नाविकों, भारी हाइड्रोजन समझ रहे, भारी हाइड्रोजन किसको कहते हैं, ड्यूटेरियम को, यानी 1s2, ये वाला 1s2 है, ये ट्राइटियम है, इन दोनों के रिएक्शन से बना हमारा हीलियम 2He4 और एक निकला न्यूट्रॉन, ठीक है। नोट में लिखो भारी हाइड्रोजन के नाविकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, भारी हाइड्रोजन है इनके संलयन से, एक भारी चीज़ का बनना या उनके संलयन से, तो लिखो भारी हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा, कॉमा लगाओ, संलयन से प्राप्त ऊर्जा, कॉमा लगाओ, उतने ही द्रव्यमान के, उतने ही द्रव्यमान के, उतने ही द्रव्यमान के यूरेनियम 235, उतने ही द्रव्यमान के यूरेनियम 235, उतने ही द्रव्यमान के यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कहीं अधिक होती है, विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कहीं अधिक होती है, लिख गया, कहीं अधिक होती है, लिख गया ना। तो बताना वो जो जा रहा कि जो तुम संलयन कर रहे हो जिसमें जो ऊर्जा मिल रही तुम्हें वो बहुत ज़्यादा है, किसकी अपेक्षा, विखंडन की अपेक्षा। तुम उतनी चीज़ों का, उतनी ग्राम का तुम संलयन कर लो, हाइड्रोजन का, छोटे छोटे लोग हैं, दो ड्यूटेरियम के अणु का, परमाणु का संलयन कर लो, और चाहे उतने ही तुम जो विखंडन पढ़ के आए तुम अभी यूरेनियम का, उसी को तोड़ रहे थे ना बेरियम क्रिप्टॉन में, याद करो 3 0 N1 प्लस में ऊर्जा, उतने यूरेनियम का तुम विखंडन कर लो। विखंडन में ऊर्जा मिलेगी लेकिन कम, किससे कम, संलयन से। संलयन में अपार ऊर्जा मुक्त होती है, ध्यान रखो, ठीक है ना। अभी आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरे थे वो परमाणु बम थे। परमाणु बम जो है वो इसी सिद्धांत पे आधारित है, इस पे नहीं, सॉरी पुराने वाले पे, किस पे, नाभिकीय विखंडन पे, ठीक है। और उनसे इतनी तबाही हुई। और बेटा एक और सुना होगा तुमने, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम यही तो है, देखो
हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है, ऊर्जा बना रहा है। और सोचो ये रिएक्शन अगर छोटी छोटी रिएक्शन ये जुड़ के एक बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाए और कई बड़ी ऊर्जा मिल जाए, इसको रोकना नामुमकिन है। वहाँ पे तो तुमने पढ़ी 2 तरह की रिएक्शन है, एक नियंत्रित एक अनियंत्रित। वहाँ पे तो तुम कंट्रोल कर सकते हो, ध्यान करो रॉडें थी, बेरियम की रॉडें भारी जलता मंदक के रूप में काम कर रहा था, उनको अंदर करके तुम वहाँ पे रिएक्शन को रोक ले रहे थे, चेन रिएक्शन को नियंत्रित कर सकते थे। बेटा जी अनकंट्रोल्ड है, एक बार चालू होने के बाद ख़त्म है आधी पृथ्वी। नहीं समझे, हाइड्रोजन बम बहुत ही खतरनाक है, आज तक इसका यूज नहीं किया गया अभी, लेकिन हम करने वाले हैं अब। समझ रहे कि नहीं? तुम लोग घर से निकले वो तो ही रास्ता में बिछा था हमने हाइड्रोजन बम, निपटाओ सबको। पढ़ नहीं रहे ना ये को, सबको निपटाओ, ख़त्म करो कहानी। सबसे पहले मोड़ियन को, और मोड़न को तो यहीं से सूतली बम फेंक के मार दें हम, सोई निपट जाए। समझ रहे बात को? तो हाइड्रोजन बम एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम है, अनकंट्रोल्ड है, उसको रोकना नामुमकिन है। परमाणु बम को रोक सकते हो, कंट्रोल्ड रिएक्शन है उसमें, समझ गए ना बात को, वो कर सकते हो तुम कंट्रोल। लेकिन संलयन जो है उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। सूर्य में रिएक्शन हज़ारों सालों से चल रही, नहीं समझे बात को? तुम्हारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा, सोचो तुम, और तब जब कुछ भी नहीं था उसके पहले भी सूर्य था, समझ रहे ना? तो कब से उसकी हीट जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, काहे नहीं हो रही? बार बार हाइड्रोजन मिल रहा है, हीलियम बना रहे हैं, फिर हाइड्रोजन मिल रहा है, फिर हीलियम बना रहे हैं। और फिर क्या होता है, यही जो हीलियम है ये टूट जाएगी, हीलियम के टूटने से फिर 2 हाइड्रोजन फिर बन जाएंगे, फिर वो हाइड्रोजन मिल के फिर हीलियम बना लेंगे, फिर जो टूट जाएगा फिर बना लेंगे। मतलब वो बार बार रिएक्शन जो है वो चलती रहेगी, बार बार ऊर्जा हमें मिलती रहेगी, समझ गए? तो नाभ की संलयनी खतरनाक प्रोसेस है, इसमें विखंडन से भी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो दूसरा पॉइंट को नोट में, दूसरा पॉइंट देखो, नाभिकीय संलयन एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि जब नाविकों को संलयित करते हैं, संलयित का मतलब उन्हें पास पास लेके आते हैं एक दूसरे के, तो देखो, क्योंकि जब नाविकों को संलयित करते हैं, जब नाविकों को संलयित करते हैं तो एक दूसरे के निकट आने पर उनके प्रोटॉनों के मध्य जुकाम होगा, उनके प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत प्रतिकर्षण बल अत्यंत तीव्र होता है। वैद्युत प्रतिकर्षण बल अत्यंत तीव्र होता है। अतः उन्हें संलयित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी होगी, जिसके लिए उच्च ताप ब्रैकेट में लिखो 10⁸ केल्विन, उच्च ताप 10⁸ केल्विन, और ये चिन्ह लगा लेना आगे अप्रॉक्स, ऐसा वाला लगभग का चिन्ह होता है, अप्रॉक्स 10⁸ केल्विन, 10⁸ केल्विन। और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है जो कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होता है।
प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अतः नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तभी संभव है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तभी संभव है जब परमाणु बम के विस्फोट से नाभिकीय विखंडन द्वारा, ध्यान से सुनो, नाभिकीय विखंडन द्वारा अति उच्च ताप, नाभिकीय विखंडन द्वारा अति उच्च ताप टेम्परेचर ताप विकसित किया जा सके, हो गया। तो देखो हमने आपको बताया नहीं है, जो नाभिकीय संलयन है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा होगा क्या। देखो क्या कर रहे हैं आप, इन दोनों हाइड्रोजन को पास में ले आ रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन है, एक तो भी दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, माइनस की। चलो तुमने कही कि हमने इनका इलेक्ट्रॉन भी दान करवा दिया, इनका इलेक्ट्रॉन भी दान करवा दिया, डिस्टर्बेंस ख़त्म कर दिया। अभी कहाँ, नाभिक तो है, नाभिक के अंदर दो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ भी दो हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जब उन्हें तुम पास में लेके आओगे, वो पास में आने ही नहीं चाहते, वो कहाँ भागना चाहते, दूर। क्यों, प्रतिकर्षण बल लगेगा उनके बीच में, प्लस जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते ना। भले ही तुम उनको पास में लेके आ रहे हो, लेकिन उनके नाभिकों में जो प्रोटॉन है वो दूर भागना चाह रहे हैं, संलयित होंगे ही नहीं वो, तुम्हें उनको संलयित करना है। तो संलयित करने के लिए क्या करो, टेम्परेचर बहुत हाई कर दो, खौला दो बिल्कुल, 10⁸ केल्विन सूर्य का टेम्परेचर है। समझ रहे बात को नहीं, अब तुम सोचो कितना ताप चाहिए, खतरनाक टेम्परेचर है, और प्रेशर बहुत हाई प्रेशर। समझ रहे बात को नहीं। तो वही मैं बता रहा कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर दबाव करो, इतना दबाव करो कि दोनों एक दूसरे में मिल जाए, समझ रहे, तब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब इतना टेम्परेचर कहाँ से ले आए, तो इतना टेम्परेचर लाने के लिए पहले तुम्हें एक जगह फोड़ना पड़ेगा परमाणु बम किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पे। यूरेनियम ले आओ, यूरेनियम का विखंडन करो, उससे ऊर्जा बनाओ, विखंडन से, संलयन से नहीं, विखंडन से ऊर्जा बनाओ, हीट करो, आसपास का माहौल गर्म करो, टेम्परेचर हाई करो, टेम्परेचर गर्म होने के बाद इतना ताप जो बनेगा, इतना ताप, उस टेम्परेचर पे रिएक्शन चालू होगी, कौन सी, नाभिकीय संलयन। और ये एक बार चालू हो गई, ख़त्म, टाटा गुड बाय। समझ आ रही बात कि नहीं। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चालू करने के लिए पहले हमें एक परमाणु बम फोड़ना पड़ेगा, और हम नहीं बोल रहे, वो लगा हुआ है। समझ आ रही बात कि नहीं, तभी इतना टेम्परेचर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि नेचुरली इतना टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। कुछ भी कर लो तुम, चाहे जैसे हीटर लगा लियो, इतना टेम्परेचर कम नहीं हो पाए। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस समझ में आ रहा है। नाभिकीय विखंडन में हम चीज़ों को तोड़ रहे थे, यूरेनियम को तोड़ के दो हल्की चीज़ें हमने बनाई, द्रव्यमान में कुछ कमी हो गई, ऊर्जा बनी। यहाँ हम दो चीज़ों को जोड़ रहे, जोड़ने के बाद जो बना उसका द्रव्यमान कम है, दोनों जगह द्रव्यमान कम था, द्रव्यमान कम के बराबर में ऊर्जा बन गई। लेकिन संलयन में ऊर्जा ज़्यादा बनी, विखंडन में ऊर्जा कम बनी। समझ आ गई बात कि नहीं। ठीक है, चलो, और एक बात, नाभिकीय संलयन अनकंट्रोल्ड है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जबकि विखंडन जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक नोट और लगा लो, नीचे लिख लो, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु नाभिकीय संलयन एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, अनकंट्रोल्ड है, इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। नाभिकीय संलयन एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, हो गया, एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, हो गया भाई।
अब आ जाओ रिवीजन वाला। तो रिवीजन में आज करा दे रहे निरक्षीय स्थिति वाला। कल हमने अक्षीय स्थिति करवाया था, सबको क्लियर है ना? अक्षीय स्थिति वाला ठीक है ना, वो क्लियर होना चाहिए सभी को। आ जाओ निरक्षीय पे। निरक्षीय में क्या है, हेडिंग क्या आएगी या क्वेश्चन क्या आएगा? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। पहले तो वैद्युत द्विध्रुव पता है ना क्या होता, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, उनको कुछ दूरी पर रख दो। कितनी दूरी थी ये टोटल? 2L। आधी आधी कर दो, L यहाँ L यहाँ, ठीक है। अच्छा, ये इसको अगर आगे बढ़ाते गए वो तो अक्षीय स्थिति है। जब इसके 90 डिग्री पे जाओ, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे, जो होती निरक्षीय स्थिति, ठीक है। निरक्षीय स्थिति को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं शायद। इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, निरक्ष में चले गए अपन, इधर मिड पॉइंट से ऊपर चले गए हम R दूरी पे, यहाँ से ऊपर R तक चले गए। एक पॉइंट मिला P, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट पे हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। हमें E की वैल्यू फाइंड करनी है इधर पे। तो हमने आपको बताया था जहाँ पर भी तीव्रता निकालने वहाँ पे एक परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज ले लो Q0, हमेशा प्लस का। प्लस वाला इस प्लस को धक्का लगाएगा ऊपर, ये लो, ये हो गई E1 जो ये लगा रहा, और माइनस वाला उस प्लस को कहाँ खींचेगा? अपनी तरफ, ये आ गया E2। बात आ रही समझ में? ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, ये एंगल यहाँ पे थीटा है और ये एंगल भी यहाँ पे थीटा है। ध्यान सुनना, इस चित्र में ही है सब कुछ। प्लस वाला इस प्लस को धक्का लगा रहा दूर, प्लस वाला माइनस को खींच रहा अपनी तरफ, E1 E2 जे हो गए, ठीक है। और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अपन ने इस पॉइंट से खींच दी पहले एक सीधी लाइन। अब ये देखो जेड की आकृति दिख रही है तुम्हें? ये देखो, अगर ये थीटा है तो यहाँ पर भी बनेगा थीटा, इतनी बात ठीक है। और इसके बाद सुनो, ये रेखा और ये रेखा दिख रही, इसकी रेखा के ऊपर कितना एंगल है? थीटा, तो इसके ऊपर भी कितना बनेगा? थीटा। बात आ रही समझ? इन्हें संगत कोण कहते हैं। ये जो जेड वाला था इन्हें एकांतर कोण कहते हैं। ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, ये एकांतर है। और जब ये लाइनें हैं इनको ऐसी कोई रेखा काटे, ये देखो ये और ये, इनको ये काट रही है ना ये वाली, तो अगर इसके ऊपर यहाँ पर थीटा है तो इसके ऊपर भी यहाँ पे क्या होगा? थीटा ही होगा। इन्हें संगत कोण कहते हैं। ये संगत कोण है, ये एकांतर कोण है, ठीक है। कुल मिला के ये दोनों थीटा बनेंगे। जिन्हें नहीं समझने तो सीधा याद रखो। अच्छा, अब घटक करो, ठीक है। तो बोलो E1 में और इस रेखा में एंगल थीटा है ना, तो यहाँ पे घटक आएगा E1 cos थीटा। और अगर इस तरफ ये कॉस वाला है तो इस तरफ जाएगा साइन, यहाँ एक लाइन खींचना पड़ेगी, ये हो गई E1 साइन थीटा। E1 के घटक हो गए बेटा, कंपोनेंट्स। E1 का हो गया E1 cos, ऊपर हो गया E1 साइन। अब आ जा रहा E2 पे। E2 का इस तरफ, क्योंकि इनमें और इनमें एंगल थीटा है, तो इनमें इस रेखा में और इसमें अगर थीटा एंगल बन रहा तो E2 का यहाँ पे घटक जाएगा E2 cos थीटा, ठीक है। और अगर E2 का इधर cos गया तो इस तरफ क्या जाएगा? साइन। ये किस तरफ जाता है? ये किस तरफ? तो इस रेखा के इस तरफ अगर cos है, इस रेखा के इस तरफ आएगा साइन वाला। ये हो गया E2 साइन थीटा। पहला चित्र समझ में आया कि नहीं? प्लस वाले ने प्लस को धक्का लगाया दूर, माइनस वाले ने प्लस को खींचा अपनी तरफ, ये होगा E1 E2। फिर हमने बीच से एक लाइन खींची, काल्पनिक रेखा अपने मन से, हमें दिखी जेड की आकृति थीटा थीटा। फिर हमने कहा इसके ऊपर अगर थीटा है तो इसके ऊपर भी थीटा, संगत कोण। E1 का यहाँ घटक E1 cos, ऊपर E1 साइन। E2 का यहाँ पे E2 cos, नीचे E2 साइन। अब अगर हम चित्र को ज़रा यहाँ पे बनाएं, देखो ये जो P पॉइंट है उस पर इधर लग रहा है E1 cos, एक और लग रहा है E2 cos, एक तीव्रता जा रही है ऊपर E1 साइन, ठीक है, और एक तीव्रता जा रही नीचे E2 साइन थीटा, ठीक है। पहले तो क्या करो, E1 E2 के मान लिख लो कि E1 और E2 है कितना, साइन थीटा cos थीटा बाद में देख ले रहा है। पहले E1 E2 के मान लिखो।
यानी प्लस क्यू के कारण, बताना प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितना है आर, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है दूरी एल। तो भाई ये दूरी कितनी होगी, पाइथागोरस लगाओ। बायो वाले ध्यान से देना, 90 के सामने यहाँ पे करंट होता ना, कैसे निकलता, अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो जिनने स्टार्टिंग से फिजिक्स नहीं पढ़ी, एक एक चीज़ को समझो, घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस करो, दिक्कत में आ जाओगे, वरना फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी समय है, मेहनत कर लो। कोई भी हो, हम नाम किसी का नहीं ले रहे, ले भी हूँ, कुछ डर नहीं रहा तुमसे। ठीक है, एक बार का 10 बार नाम ले लें फेल, बस फिर जो ये बेइज्जती हो गई भाई, रून मूल लगाओ, बहुत अच्छा नहीं लगे ना फिर हमें। जी एल है जी आर है, लंब और ये लंब है जी आधार है, तो कर्ण कैसे निकलेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर आर स्क्वायर। ये होगी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण कौन से बिंदु पर, पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू से इधर पे जो तीव्रता है उसको हम E1 से लिख रहे हैं ना, कितना है 1/4πε0 क्यू। तीव्रता का फॉर्मूला पता है ना, 10 बार बता चुके हैं हम। ई बराबर क्या होता, 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। एक बिंदु क्यू से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी क्यू हो उससे आर दूरी पर जो तीव्रता है वो ये होती। अब दूरी आवेश क्यू है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी चेंज हो गई, ये हो गई, तो क्या दिक्कत है, आर की जगह पे ये दूरी रख दी और क्या है, बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गई है। फिर जरा माइनस क्यू के कारण पी पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता E2 लिखो। तो माइनस क्यू से प्लस पे दूरी वही है बेटा, जितनी जो है ना रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वही यहाँ पे होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये लाइन अबे सेम ही तो है, जैसे त्रिभुज यहाँ है वैसे त्रिभुज यहाँ है। तो 1/4πε0 तो सेम है, कल से कहा था, आज फिर बता रहे हैं। तीव्रता को लिखते समय प्लस माइनस में तुम्हें अंतर नहीं करना है, प्लस क्यू है तो भी क्यू लिखो और माइनस क्यू है तो भी क्यू लिखो। तो यहाँ पे क्यू लिखो बटे में दूरी। एक बात बताओ, E1 E2 में कुछ फ़र्क आया है क्या, सेम ही तो है। काहे कि देखो जितना आवेश जी है उतना ही जी है, फ़र्क है प्लस माइनस का, जो कि यहाँ फॉर्मूले में लगता नहीं है। वही अंतर था ना प्लस माइनस का, वो फॉर्मूले में लगता नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी है उतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और ये तो सेम होता ही है। काहे का फ़र्क, फिर इसका मतलब E1 E2 बराबर है। और अगर ये बराबर हो गए तो सुनना ध्यान से, E1 मतलब ये पूरी वैल्यू, E2 ये पूरी वैल्यू, साइन थीटा ऊपर है साइन थीटा नीचे है। फ़र्क क्या है, मतलब सेम ही है जी, E1 साइन और E2 साइन बिल्कुल सेम है। क्या कि E1 E2 तो ऑलरेडी सेम है, देखो ना, और साइन साइन भी सेम है। एक भगरा ऊपर और एक का भगरा नीचे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। खुद ही सोचो, एक बॉडी पे जितना फोर्स ऊपर लगे उतना ही कहाँ लगे नीचे, दोनों कैंसिल कर देंगे। इस मार्कर को अगर हम 2 न्यूटन से ऊपर खींचे और 2 से नीचे खींचे, कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा फिर ये। ठीक है, तो क्या कहोगे, यहाँ बिंदु P पर साइन थीटा वाले, ये नहीं कहते बेटा ऊर्ध्वाधर, बिंदु P पर E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा, यानी कहेंगे ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट्स, ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर निरस्त हो जाएंगे। वो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। निरस्त का मतलब है ख़त्म कर देंगे। कौन कौन, E1 साइन E2 साइन। अच्छा आप जरा इन पे आओ, ये और ये एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी यहीं जा रहा और ये भी यहीं जा रहा, दोनों E1 कॉस और E2 कॉस मिलके इस P पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं, जबकि साइन वालों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो E1 कॉस E2 कॉस दोनों यहाँ जा रहे हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तब जो P पर जो कुल तीव्रता है E बराबर क्या होगी, E1 कॉस थीटा और प्लस में E2 कॉस थीटा। प्लस क्यों लगाया समझ गए, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए जुड़ गए ये। ठीक है ना, कल का डेरिवेशन याद करो, E1 इधर था और E2 अंदर की तरफ था, तो हमने करा था E1 माइनस E2 करा था ना E1 में, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। देखो कल का अक्षीय स्थिति वाले में लास्ट में जो P बिंदु था उस पर
E1 इधर था, E2 इधर था, तो E1 माइनस E2 करा था हमने, घटाया था उनको। यहाँ जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है, E1 कॉस E2 कॉस। चलो अच्छा, जितना E1 है उतना E2 है, सेम ही है, तो रख दो। तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पे एंगल थीटा था ना, कॉस थीटा का मन बोलो यहाँ से, सब ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, ऊपर आधार नीचे कर्ण। आधार कितना है? L, कर्ण कितना है? √L² प्लस में R²। तो कॉस थीटा का मान भी रखो यहाँ पे। काय का मान है ये? पहले E1 का मान, ये वाला जो भी है, और कॉस थीटा, ये निकली वैल्यू बताए ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, यानी L बटे में ये। अब बेटा जो जी है वही तो ये है, E2 की वैल्यू सेम ही तो है, देखो ना यार, E1 E2 सेम नहीं है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है। इसका मतलब यही चीज़ कितनी बार आएगी? 2 बार। 2 का इंटू कर तो क्या दिक्कत है, जितना जे है उतना ये है ना, तो एक को लिखा, 2 का इंटू कर दिया, हो गया, दोनों लग गए, बस खत्म कहानी। अच्छा आगे सुनो, एक चीज़ बताई थी तुम्हें, P बराबर Q इंटू 2L, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L, वैद्युत द्रव्य का आघूर्ण होता ना, Q इंटू 2L को P। देखो Q 2 और L, इनको क्या लिख देना? P। अच्छा बटे में आओ, √r² प्लस L² की घात है 2, और यहाँ √r² प्लस L² एक ही बार है, तो कुल मिला के जो √r² प्लस L² है वो 3 बार नहीं हो गया? अरे होगा कि नहीं? 3 बार, ठीक है ना। इसके बाद क्योंकि 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 3 बार हो गया। अब बेटा ये जो L है ना बहुत छोटा होता R से, कल भी अपन ने ऐसे करा था। ये जो दूरी है L बहुत कम है, और यहाँ से जो ऊपर गए ना तो मार बहुत ज़्यादा है, तो अपन L² को लगभग मान सकते 0, क्योंकि L जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो L को छोटा कर दो तो क्या बनेगा? E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन, ध्यान से सुनना, इसको 0 करो, क्या बचेगा? R², ध्यान से देख लेना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर सुनो, L² को 0 कर दिया, केवल R² बचा। जब अकेला R² है तो उनके स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बचेगा? केवल R, और R का Q। ये आ गया फॉर्मूला। अभी मत कर देना स्क्वायर से रूट कैंसिल, नालायकों, जब R प्लस L का ऐसे होल स्क्वायर होगा तब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, नहीं समझ बात को? अभी कैंसिल मत कर देना, नहीं तो तुमको स्क्वायर से रूट कैंसिल बचे R प्लस L। जब होल स्क्वायर होगा तब स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। हुआ क्या है, जबकि यहाँ पे L² को हमने 0 कर दिया, अब बचा केवल रूट के अंदर R²। अब दिक्कत नहीं है, अब चाहो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, R बचेगा, तो R बचा और फिर Q है तो RQ। ये आ गई हमारी निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ आ गई बात? कहीं नहीं, सारी चीज़ें आपको बता दी है, चित्र इम्पॉर्टेंट है, बार बार बना लेना।